आज का डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम मर्टायर डे के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे सर्वोदय दिन भी कहा जाता है। गांधी जी को इस दिन 30 जनवरी 1948 को गॉडसे के द्वारा मरवा दिया गया था, या फिर कह सकते हैं गॉडसे ने मार दिया था। तो इस दिन हम मर्टायर डे मनाते हैं। ये बिरला हाउस का केस था जिसमें गॉडसे ने गांधी जी को 3 गोली मारी थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वायलेंस एक बहुत ही गलत चीज़ है, और गांधी जी ने नॉन वायलेंस, जिस तरह से नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की हेल्प ली, वो एक ग्रेट चीज़ है और उसको हर किसी को हेल्प लेना चाहिए। गॉडसे जैसी चीज़ें जो होती हैं वो समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, सोशल फैब्रिक को डाउन करती हैं। सपिंदा विवाह ये देख लेते हैं। देखो, आज सपिंदा विवाह के मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, मगर मैं आपको सपिंदा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं मगर सापिंद पढ़ते हैं हिंदी में। देखो, पिंड से रिलेटेड है। देखो क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब क्या हुआ, वो मैरिज जो थी वो सपिंद मैरिज थी। अब ये एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस के आपको एक्सप्लेन पेज पर आज का आर्टिकल मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखेंगे। मैं इसे कल आपको पूरा नोट्स के साथ डिस्कस कर दूंगा, आज ओवरव्यू बता देता हूं। तो सपिंद विवाह में क्या होता है, विमेन की 3 जनरेशन, पिंड मतलब एक ही पिंड के लोग शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, और ये सिख, जैन और बुद्ध पर भी अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 3 जनरेशन विमेन की साइड से और 5 जनरेशन मैन की साइड से, अगर वो लीनिएज है, मतलब एक ही लीनिएज के हैं। देखो, एक ही लीनिएज का मतलब होता है कभी इनके माँ बाप जो है वो एक रहे होंगे, जैसे ये दादा, फिर परदादा, फिर ये ऐसे लीनिएज आती है। तो ये जो विमेन और मैन हैं, ये कभी ना कभी एक ही बाप और माँ के बेटे या बेटियां होंगे। तो इससे क्या होता है, एक लीनिएज बनती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 ये कहता है कि आप अगर सेम लीनिएज के हो, विमेन की साइड से 3 जनरेशन तक और मैन की साइड से 5 जनरेशन तक, तो आप पर सपिंद विवाह हो जाएगा। और सपिंद विवाह जो होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट में वैन है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा। देखो, जबकि विमेन ने कहा ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि आपको इक्वलिटी का राइट है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, विमेन के और मैन के घर वाले भी रेडी थे, मगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग ये शादी नहीं हो सकती, इसलिए हम इस शादी को नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये सपिंद विवाह कहलाता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, कल मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा और पूरा नोट्स के साथ एक एक सेक्शन समझा दूंगा हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा क्यों किया गया। देखो, क्यों सुन लो, क्यों का सबसे बड़ा रीजन ये है, इसे इसलिए किया गया सपिंद मैरिज को कि क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फैक्ट। देखो, साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि एक ही लीनिएज में शादी होने से बहुत ज़्यादा हेल्थ के क्राइसिस आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी आ सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है। मगर कुछ लोगों का आर्गुमेंट है कि साउथ इंडिया में तो हिंदू शादी करते हैं और नॉर्थ में मुस्लिम शादी करते हैं कजिन ब्रदर के साथ, कजिन सिस्टर के साथ, और साउथ इंडिया में हिंदू करते हैं, तमिल हिंदू। तो उसमें ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा कि वो वहाँ के कल्चर का पार्ट है, उस कल्चर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, साउथ इंडिया के कल्चर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मगर हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा दिया गया है तो हम इसे ज़रूर कंसीडर करेंगे और आपकी जो शादी हुई है वो इलीगल ठहराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का किससे रिलेटेड है, हमारा है सोरेन से रिलेटेड। अब देखो क्या हुआ, अभी झारखंड के सीएम हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई और ईडी के बाद भी वो 12 घंटे तक मौजूद नहीं रहे और ईडी उनका वेट करती रही 12 घंटे तक। देखो, ईडी के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 5 से 6 बार तो डिस्कस कर चुके होंगे। अब आपको बस इतना बताना है ईडी कब स्टेबलाइज हुआ और ईडी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, बस इतना आप बता दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, बस इतना एक चीज़ में से एक चीज़ आप बता दीजिए, बाकी हम लोग डिस्कस तो करते ही हैं डे टू डे क्या करना है।
ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या हुआ है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी जीडीपी जो है वो अप्रॉक्स 7.7 की ग्रोथ से 7% की ग्रोथ करेगी। मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ रहेगी वो 24-25 में 7% रहेगी। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है जिस तरह की वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स का मतलब कि कैसे कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ हैं, कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री के साथ है, तो कैसे जियोपॉलिटिक्स असर करेगी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मगर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% से रहेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम इकोवास के बारे में देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पहले आप इसका मैप देख लीजिए। देखो ये है इकोवास, इकोनॉमिक वेस्ट अफ्रीकन एक जो ऑर्गेनाइजेशन है। इकोवास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है, फ्री ट्रेड को इंट्रोड्यूस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा तक कंट्रियों तक पहुंचाना चाहता है और काउंटर टेररिज्म में वर्क करता है। अब क्या हुआ, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंटली आप जानते ही हैं इन सारे एरियाज़ में क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कू हो रहा है, नाइजर, माली, ठीक है, बुर्किना फासो, गिनिया। अभी क्या हुआ, इकोवास ने ये कहा कि आपकी हम जो सदस्यता है कुछ समय के लिए रद्द करते हैं। आपको इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए, इसमें आपकी सदस्यता रद्द करते हैं क्योंकि आपके यहाँ मिलिट्री कू हुआ है। तो इन कंट्री ने क्या किया कि चलो तुमने कहा कि हमारे यहाँ कू हुआ, हम आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए। और इन 3 कंट्री ने, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम रखा साहेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये साहेल ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से वर्क करेगा, मगर ये जो स्टेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इंटीग्रिटी डिक्लाइन हो रही है, इससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये यूरोप पर भी असर डालेगा इस तरह से, क्योंकि यूरोप मेडिटेरियन सी इससे काफ़ी दूर नहीं है, तो इस तरह से ये यूरोप पर भी असर डालेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये निकल कर आई कि किस तरह से जो मिलिट्री को है ये इम्पैक्ट डालता है वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर, इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। अब इकोवास देख लेते हैं। मैंने आपको कंटेक्स्ट समझा दिया, पूरा कंटेक्स्ट क्या है। अब आप इकोवास देख लो। इकोवास की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। मैंने आपको वेस्ट अफ्रीकन स्टेट का मैप दिखा दिया। इसको सैड इया के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। फ्रेंच लैंग्वेज हावी रही है यहाँ पर। क्यों रही है, क्यों, इसका रीज़न रहा है कि फ्रेंच की यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में बनाया गया और ये इकोवास लागोस ट्रीटी से बना था। इसका मेन एम था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट अमंग वेस्ट अफ्रीकन नेशन। इसका सेक्रेटेरिएट जो है अबूजा नाइजीरिया में है। ठीक है। मेंबर स्टेट 15 मेंबर स्टेट हैं वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जैसे बेनिन हो गया, बुर्किना फासो हो गया। अब बुर्किना फासो ने तो अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो ये पहले के हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। केप वर्दे, कोट इवोरी, गम्बिया, घाना, ग्यूनिया बिसाओ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सीरिलियन, सेनेगल, टोगो, ये सब 15 स्टेट इसके मेंबर थे। प्राइमरी गोल क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना, गुड्स और सर्विसेज को फ्री मूवमेंट में, मतलब फ्री ट्रेड को अवेलेबल कराना, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना डिफरेंट फील्ड में जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ठीक है, और बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करना, बॉर्डर लेस रीजन हो ताकि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो और सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंज से निपटना। ठीक है। अचीवमेंट क्या किया इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट किया है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप। ये एक ग्रुप बनाया, ये रीजनल पीस कीपिंग फोर्स, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, इसी तरह से ये इकोमॉग करके ग्रुप बनाया गया ताकि इस रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस आए और पीस बनी रहे। ठीक है। मगर ये इतना ज़्यादा अब सक्सेसफुल नहीं है, अलग अलग कंट्री में कूप हो रहा है और उसकी वजह से मिलिट्री हावी हो रही, तो इस तरह से क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कॉमन करेंसी में भी इन्होंने अचीवमेंट किया कि कॉमन करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, और कम्बैट टेररिज्म और ह्यूमन ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छा वर्क किया। मतलब जैसे वर्ल्ड के लेवल के आसियान वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं वैसे इन्होंने वर्क किया। तो आप देख सकते हैं ये माली है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है, ये बेनिन है, ये टोगो है, घाना है, बुर्किना फासो है, गिनिया है, सेनेगल है, गम्बिया है। देखो गम्बिया केवल एक कंट्री से बॉर्डर मिला था, कितना इंपॉर्टेंट है। नीचे गिनिया बसाओ है, सेरिलियन है, लाइबेरिया है, कोट इवोरी है।
तो इस तरह से ये आर्टिकल मैंने बताया। आपको बस इतना याद रखना है, लागोस ट्रीटी क्या है जिससे ये स्टेबलाइज हुआ, इकोवास कब स्टेबलाइज हुआ, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री इससे निकल रही हैं, जैसे नाइजीरिया और नाइजर, माली और बुर्किना फासो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, उसी दिशा में ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे मणिपुर से रिलेटेड। कल हमने अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस किए थे, वहाँ के बारे में जाना था, वहाँ की झांकी मतलब वहाँ की टेबलियों ने क्या क्या दिखाया था, ये सब हमने जाना था। अब मणिपुर से रिलेटेड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ईमा कैथल। देखो विमेन रन ये इकलौती ऐसी मार्केट है जो विमेन रन है, ओनली मार्केट। ईमा कैथल 500 साल पुरानी एक ऐसी ओनली मार्केट है जो केवल विमेन के द्वारा चलाई जाती है। आप देखेंगे पूरे इसमें विमेन सामान बेचती होंगी, इसलिए ये मैंने फोटो डाला है गूगल से निकाल कर। ठीक है, तो ये 500 साल पुरानी ईमा कैथल मतलब मार्केट है जो केवल विमेन के द्वारा चलाई जाती है। इसकी थीम क्या रहती है, थंबल गी लंगा, उनकी लैंग्वेज है मणिपुरी, और इसका मतलब होता है लोटस थ्रेड। ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ था लालुप काबा से। लालुप काबा क्या है, एक लालुप काबा एक बॉन्डेड लेबर थी। बॉन्डेड लेबर क्या होती है, आपको फोर्स लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब आपको पकड़ लिया जाता है और आपसे फ्री में। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, आपका वर्क का यूज़ किया जाता है, आपसे किसानी करवाई जाती है, मगर आपको फोर्स नहीं दिया, आपको पैसा नहीं दिया जाता। इसको वहाँ पर लालुप काबा कहा जाता है, इसे बॉन्डेड लेबर कहते थे। और इसी बॉन्डेड लेबर से ईमा कैथल का ओरिजिन हुआ, और आज ईमा कैथल ओनली ऐसी मार्केट है जो वीमेन के द्वारा चलाई जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मीती मैन होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं मिलिट्री में या अदर सिविल प्रोजेक्ट में, तो वो घर से दूर रहते हैं। तो घर से दूर रहने की वजह से विमेन क्या है, ईमा कैथल करके ये मार्केट लगाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोवास और ईमा कैथल, आपको पता ही होना चाहिए ईमा कैथल क्या है। अब रिसेंटली आज जो है शहीद दिवस मनाया जा रहा है। शहीद दिवस किसे कहते हैं, मार्टायर डे को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गॉडसे के द्वारा मार दिया गया था, इसीलिए इस डे को मार्टायर डे कहा जाता है और शहीद दिवस कहा जाता है। मगर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस ला दिए, ऑल फ्रीडम फाइटर को इंक्लूड कर दिया। तो अपोजिशन का ये कहना है कि भाई आप ऑल फ्रीडम फाइटर को क्यों इंक्लूड कर रहे हो इसमें, आप गांधी जी के लिए सेपरेट बना रहे थे तो सेपरेट बनाइए। तो इसमें ये तो क्राइसिस अपोजिशन और गवर्नमेंट का चलता ही रहता है, मगर हमें ये पता होना चाहिए 30 जनवरी को मार्टायर डे मनाया जाता है जिसे शहीद दिवस कहते हैं, और इसी दिन गॉडसे ने बापू को गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो इसको मार्टायर डे, शहीद दिवस और सर्वोदया डे कहा जाता है, और इंडिया में ये टाइम टू टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब शहीद दिवस के बारे में थोड़े से फैक्ट जान लो, क्यों रिमेंबर किया जाता, मैंने आपको बता दिया। गांधी जी के बारे में, गांधी जी बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को। अब 2 अक्टूबर 1869 क्या है, 2 अक्टूबर को 1869 को आप जब भी 2 अक्टूबर आएगा, ये बर्थ एनिवर्सरी तो है ही गांधी जी की, मगर इसको नॉन वायलेंस डे भी कहते हैं। ठीक है, नॉन वायलेंस डे के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि बिरला हाउस में नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी पर गोलियां चलाई गई। अब मार्टायर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन क्या होता है, ट्रिब्यूट दी जाती है महात्मा गांधी की समाधि पर एट राजघाट पर आपको ट्रिब्यूट दी जाती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और लोग भी जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इस दिन का यही है कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, सत्याग्रह को प्रमोट किया, सत्य की जीत हुई, और इससे ये भी पता चलता है कि कभी भी असत्य नहीं जीत पाता है, गॉडसे की कभी भी जीत नहीं हो सकती, उसे हमेशा बुरे रूप से याद किया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, ट्रुथ था, स्वराज की बात की गांधी जी ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अदर मार्टायर डेज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। मार्च 23, आप मार्च 23 के बारे में तो जानते ही होंगे। मार्च 23 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर जेल में, इसीलिए इसको भी हम
मर्टायर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। ये एक वन ऑफ द मेजर फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिया की आज़ादी को आगे बढ़ाया और इन्हीं की वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, मई 19 मई को आसाम सेलिब्रेट करता है। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, स्टेट पुलिस ने मई 1961 को आसामीज पर गोलियां चला दी थी। तो इस दिन को भाषा शहीद दिवस और लैंग्वेज मर्टायर डे के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 23 कश्मीर मर्टायर डे के रूप में मनाया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर, जो मतलब महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने कुछ किलिंग वगैरह की होंगी, तो उसके खिलाफ कश्मीर में भी मर्टायर डे मनाया जाता है। नवंबर 17 को उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को लाला लाजपत राय की डेथ एनिवर्सरी के रूप में। ठीक है, नवंबर 19 में क्या किया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है एज अ मर्टायर डे। और ये आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का 1857 की क्रांति में कितना बड़ा योगदान था। और नवंबर 24 को गुरु तेग बहादुर, जो 9th सिख गुरु थे, उन्हें औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। एक टायरेंट रूलर थे औरंगजेब, जिनको मतलब ये कह सकते हैं जिन्हें लीनियंसी नहीं थी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट औरंगजेब के द्वारा दिए जाते। तो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 24 नवंबर को। ठीक है, अब हम एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यूएसए। ठीक है, कौन से फीचर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से बोरोड किए हैं। वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने यूएसए से एक्वायर की है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि डीपीएसपी हमने यूएसए से नहीं लिया है, तो ये पॉइंट आप काट दो, ये गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिए और डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये गया। ठीक है, दूसरा आप देख लो क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। आप पता ही है यूएसए में जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहती है क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, तो ये तो सही हो गया। अभी 2 ऑप्शन सही हो गए। आप पहला देख लो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये भी हमने यूएसए से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के, तो ये हो गया। देखो ये यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है कि डीपीएसपी हमने बोरोड किया है आयरलैंड से। ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने बोरोड की है यूके से। कुछ हमने यूएसए से फीचर बोरो किए हैं, वो आप देख लो, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये भी यूएसए से बोरो किया हमने। वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया, राज्यसभा के जो चेयरमैन बनते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो ऑटोमेटिकली आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब जैसे आपकी मॉम के भाई आपके मामा कहलाएंगे। इसी तरह से क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है वो राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया, प्रोविजन ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी अभी हम ऊपर देख सकते हैं, प्रियम्बल, रिमूवेबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का और कहाँ से हमने ये बोरोड किया। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आज हमने सपिंदा मैरिज के बारे में जाना और मर्टायर डे के बारे में जाना, इकोबास के बारे में जाना। और आप कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था टेलीग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि आप हमें आरबीआई के कुछ फैक्ट बता दीजिए। तो मैं कल आपको सीआरआर और इंक्रीमेंटल सीआरआर और एसडीएफ वगैरह सब बता दूंगा, क्योंकि आज आर्टिकल ज़्यादा थे तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।